हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हम आज GS2 के 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के और 20 मार्क्स के। हमने आज मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 3 क्वेश्चन शेयर किए थे और मैं आशा करता हूं कि आप में से काफी बच्चों ने उन आंसर्स को लिखा होगा, ट्राई किया होगा और अब वो टाइम आ चुका है कि हम एक डिस्कशन करें जहां पर हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। और दोस्तों यहां पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा जो बेसिस रहेगा वो एक 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग रहेगा, जहां पर हम सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो प्रेजेंट करते हैं एंड थर्ड कि हम कुछ फॉर्डर मटेरियल जो और हमारे आंसर को अच्छा बना दे, स्पेसिफिक बना दे, वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और दोस्तों इस आंसर राइटिंग में कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। हम एक इंडिकेटिव आंसर आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट और ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड होना चाहिए तो आपके पास कमेंट सेक्शन है अपना पॉइंट रखने के लिए। ठीक है। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग बहुत अच्छे मैनर में स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बीच में अब वो दोबारा डल हो गए और उन्होंने आंसर राइटिंग छोड़ दी है। या तो उनके आंसर परफेक्ट हो गए या उनको लगता है कि हमें आंसर राइटिंग जरूरत नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं अभी डिमोटिवेटेड है क्योंकि एग्जाम डेट नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए कि आंसर राइटिंग ऐसी चीज है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी जो लय है, जो आपकी रिदम है, वो कहीं ना कहीं मिस कर देंगे और आपको फिर आंसर राइटिंग दोबारा से स्क्रैच से शुरू करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि अभी से आंसर राइटिंग अपनी शुरू कर दें और अच्छे तरीके से शुरू कर दें, ताकि आप लोग अभी से ही अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फ्रॉम टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और दोस्तों क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार इस मशीन के बारे में सुना होगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट मशीन। देखिए ईवीएम आप लोगों ने बहुत बार सुनी है और अभी अगर हम आजकल के इंडिया की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो वीवीपैट मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन भी काफी न्यूज में है और इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखा होना पक्का आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कीवर्ड देखें तो शॉर्ट नोट का मतलब क्या है कि आपको जस्ट एक उसके बारे में बताना है कि वो है क्या। तो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों सबसे सिंपल शुरुआत क्या रहेगी कि आप वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए इसको यूज किया जा रहा है हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, उसको ही लिख दो। सबसे बेस्ट ये रहेगा। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में हम जनरली कहते हैं कि इंट्रोडक्शन आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, अवॉइड कर सकते हो क्योंकि वर्ड लिमिट ही 60 शब्दों की है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि द वीवीपैट मशीन अलाउज अ वोटर टू सी अ प्रिंटेड स्लिप फॉर 7 सेकेंड। कि जैसे मान लो आपने वोट डाला, ठीक है, आपके ईवीएम के साथ एक वो जो मशीन है वीवीपैट मशीन वो भी रखी रहेगी और जब आप वोट डालोगे तो उस मशीन से एक स्लिप निकलेगी जिसको आप 7 सेकंड तक देख सकते हो। और उस मशीन पे क्या होगा, सीरियल नंबर, कि उस जो कैंडिडेट को आपने चुना है उसका सीरियल नंबर क्या है ईवीएम में, नेम क्या है उस कैंडिडेट का और सिंबल क्या है, कि मतलब उसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है। और आप चेक कर सकते हो कि आपने जिसको वोट दिया क्या उसी पर्सन को वोट एक्चुअल में गया है ईवीएम में। ये चेक करने के लिए आपकी वीवीपैट मशीन यूज होती है। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मेथड जहां पर अलोंगसाइड ईवीएम जो वोटर है वो वेरीफाई कर सकता है कि जिसको उसने वोट दिया है, जो उसका इंटेंडेड कैंडिडेट था, क्या उसी को वोट गया है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट भी है कहीं ना कहीं, कि अगर मान लो बाद में ईवीएम के रिजल्ट के ऊपर कोई आदमी क्लेम करता है कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, तो आप लोग वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रेल की जो पर्चियां हैं उनको द्वारा काउंट करके बता सकते हो कि नहीं ईवीएम मशीन ठीक है और जो डाटा है दोनों मशीन का मैच कर रहा है। ठीक है। दोस्तों जो ईवीएम जो वीवीपैट मशीन है इसके बारे में आप ये भी लाइन लिख सकते हो कि इसको फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया। अब ये क्यों लिखनी है तो आपको लगेगा कि जनरल क्वेश्चन हम क्यों लिखे ये। तो याद रखिए कि अगर आपने एग्जामिनर को ये शो करना है कि मैं इस टॉपिक के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रखता हूं, सिर्फ जनरल नहीं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी रखता हूं, तो आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस मशीन को कब कब यूज किया गया या फिर पहली बार कब यूज किया गया है। तो इस मशीन को पहली बार यूज किया गया था नॉक्सेन असेंबली सीट जो है नागालैंड में, ट्योंसन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इसको 2013 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस की सेंक्रिटी है, जो उसको फेयर एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाने की जो कोशिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें ये पर्टिकुलर मशीन काफी हेल्प कर रही है। ठीक है। आई होप कि आपने भी कुछ ऐसा ही आंसर लिखा होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई और अच्छा पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में पक्का मेंशन करिएगा कि सर ये लाइन तो पक्का आनी ही चाहिए वीवीपैट के बारे में हमारे इस आंसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस सिटीजन चार्टर टॉपिक का। एंड दोस्तों अगेन एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एचपीएस एग्जामिनेशन में खासकर, क्योंकि यहां पर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आता है।
कई बार पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस, कई बार पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर, डिस्कस इट्स पर्पस एंड इफेक्टिवनेस इन इंडिया। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं बेसिकली कि पहली बात तो सिटीजन चार्टर होता क्या है, पहला क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको यहां पर डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछी ही डेफिनेशन है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमें हिंट भी दे रहा है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज सिटीजन चार्टर हमने अगर पढ़ा तो हमें क्या हिंट मिली कि यार हमें क्वेश्चन की शुरुआत ही डेफिनेशन से करनी है, क्योंकि यहां पर पूछा ही पहले हुआ है कि सिटीजन चार्टर है क्या। देन डिस्कस इट्स पर्पस, तो एक पॉइंट क्या है कि पर्पस डिस्कस करना है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि इसकी इफेक्टिवनेस डिस्कस करनी है, कहां पर, इंडिया में। तो एक तरह से तीन माइक्रो क्वेश्चन है। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि सिटीजन चार्टर है क्या, दूसरा माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको उसका पर्पस बताना है, और तीसरा माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको उसकी इफेक्टिवनेस बतानी है इंडिया में। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को नहीं भी याद तो बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट है जो सर्विस कमिटमेंट जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आउटलाइन करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक इंस्टीट्यूशन खोला, ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूशन खोलने के बाद लोगों को बताना चाहोगे ना कि आप किस तरीके से काम को कंप्लीट कर रहे हो या उनकी किस तरीके से हेल्प करोगे। तो बेसिकली एक सर्विस कमिटमेंट का एक डॉक्यूमेंट बनाओगे कि देखो मैं एज अ इंस्टीट्यूशन ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सर्विस आप लोगों को कमिट कर रहा हूं, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आपको मैं सर्विस दूंगा, इस क्वालिटी की सर्विस दूंगा, और अगर मैंने टाइम पर सर्विस नहीं दी या फिर जिस क्वालिटी में मैंने प्रॉमिस करी थी उस क्वालिटी में मैंने आपको सर्विस नहीं दी, तो आप किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एक तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म भी आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये बेसिक थीम है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड, टाइमली सर्विस इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। देखिए ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो सर्विस तो दे दी, आप कमिट भी कर रहे हो, लेकिन मान लो अगर मुकर जाते हो, आप सर्विस नहीं देते हो बाद में, तो उस केस में क्या करेगा एक कस्टमर, तो उसका भी आपने मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर पर्पस आएगा कि व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इसका पर्पस है कि ये इनिशिएटिव एक रिस्पॉन्स है टू द क्वेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स जो कि एक आदमी, एक सिटीजन एनकाउंटर करता है डेली बेसिस पर जब भी वो कोई सर्विस लेने जाता है। जैसे आप भी किसी पर्टिकुलर सरकारी ऑफिस गए होंगे, दफ्तर गए होंगे, पोस्ट ऑफिस गए मान लो आप, तो वहां पर अगर सिटीजन चार्टर आपने पढ़ लिया, आपको पता लगे कि इस पोस्ट ऑफिस की क्या क्या कमिटमेंट है, और अगर वो पोस्ट ऑफिस उस हिसाब से सर्विस डिलीवर नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को पता है ना कि आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म देने के लिए क्या चैनल है, किस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक ट्रस्ट जनरेट करता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन वन हैंड एंड बिटवीन द कस्टमर ऑन अनदर हैंड, और इसके साथ साथ लोगों को एम्पावर करता है। और सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो ये कि सिटीजन चार्टर का बेसिक पर्पस ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन को, कस्टमर को सेंटर पे रख के सारी सर्विस प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं कि उसके अपने प्रॉफिट, अपने जो इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी पे रहे, ऐसा नहीं, सिटीजन प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या है इसकी कि ये ट्रांसपेरेंट बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है एक इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद ये सिविल सोसाइटी को इंगेज करता है और जो करप्शन है उसको मिनिमाइज करता है। ये कॉमन मैन को पार्टिसिपेट करने का एक टूल प्रोवाइड करता है, डिले प्रिवेंट करता है, रेड टेपिज्म प्रिवेंट करता है। तो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं गवर्नेंस में जो हम वर्ड पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर उन्हीं एम्स को इफेक्टिव, उसी चीज को अचीव करने में हेल्प करता है। तो यही इसकी इफेक्टिवनेस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट मैंने मेंशन किए, डू रीड देम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट एक और बात कि जब आप ये पॉइंट मेंशन करोगे तो इनकी प्रायोरिटी देख लेना कि किस प्रायोरिटी में आपको इनको सेट करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन हिमाचल प्रदेश और अगेन इन इंडिया आल्सो। GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सबयूनिट 3 का एक क्वेश्चन है कि मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन रेलेवेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। What steps are required to further strengthen the autonomy and effectiveness of this body? अब दोस्तों 400 वर्ड का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। तो यहां पर पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में कितने माइक्रो क्वेश्चन है वो आप आइडेंटिफाई कर लो। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है। तो ये 3 माइक्रो क्वेश्चन अगर आप आंसर कर देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत किस तरीके से करेंगे आप, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए कि किस तरह की बॉडी है। इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों बनाया गया है, ताकि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सके, तो वो आपने बिल्कुल मेंशन कर दिया। अब यहां पर आपको सबसे पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो है रिलेटेड है वो मेंशन करने पड़ेंगे। पार्ट 15 में इनके रिगार्डिंग आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र होगा
या फिर उनके बारे में बात कही गई होगी, वो आर्टिकल्स भी आपको मेंशन करने हैं। जैसे आर्टिकल 356 कि अगर मान लो एक स्टेट में आपने प्रेजेंट रूल 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 3 साल है, लेकिन अगर आपने 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है, 44th अमेंडमेंट में यही बोला गया है ना, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिटर्न दस्तावेज लेना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कंडीशन ऐसी है इस स्टेट में कि हम अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते और प्रेसिडेंट रूल को फर्दर इंक्रीज किया जा सके आफ्टर 1 ईयर। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रोल है, वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आरपीए एक्ट है, आरपीए एक्ट 1950 है और डिलिमिटेशन कमीशन है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग हमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताए, और सॉरी यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताया, फिर आपने स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि इसके अलावा और क्या क्या काम करता है जो स्टैट्यूटरी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, जैसे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, ठीक है। और इनके बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इनका नेचर किस तरीके का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इफेक्टिवनेस और ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए। तो अगेन आपके पास जितने भी पॉइंट है मेंशन करो। मैंने इस क्वेश्चन को अभी 6 पॉइंट पे इसलिए रख दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें अपडेटेड मटेरियल देना पड़ेगा, मतलब जो एग्जामिनेशन से लेटेस्ट 1 मंथ है तब तक जितने भी स्टेप्स लिए गए होंगे वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने जनरल स्टेप्स पक्का मेंशन कर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको और स्टेप्स मेंशन करने पड़ेंगे, कौन से, जो लेटेस्ट टाइम पे लिए गए हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वी आर शेयरिंग द मटेरियल विद यू, बट इस क्वेश्चन में अभी भी एडिशन का स्कोप बाकी है, क्योंकि स्टेप्स टाइम टू टाइम लिए जाते रहते हैं, तो आपको उनको भी ऐड करना है, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगेन ये पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाओ कि सेकंड ईआरसी ने बोला कि पहली बात तो जो अपॉइंटमेंट है वहां पर एग्जीक्यूटिव का रोल खत्म करो। देखिए अभी क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर इलेक्शन कमिश्नर उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, तो हमें उनका जो रोल है वो मिनिमाइज करना चाहिए और हमें एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, कोलेजियम बनाना चाहिए जो कि इनके नेम रिकमेंड करे। तो बेसिकली सेकंड ईआरसी ने बोला कि हमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का उसे ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो रिटायरिंग मेंबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसको कोई और जॉब नहीं मिलनी चाहिए, उसके पास कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपना काम इंडिपेंडेंट मैनर में कर सके और कहीं भी सरकार से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, ठीक है। उसको सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करना चाहिए किसको, इलेक्शन कमिश्नर्स को। अभी सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ पावर अंडर आरपीए, आरपीए एक्ट में आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक्ट है, मतलब आपको लगेगा कि यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितना पावरफुल बना रखा है, लेकिन जब आप उन पावर्स को रियल लाइफ में एप्लीकेबल होते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पावर्स उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमें देखने में लगती हैं, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी इनको प्रोवाइड करो। और दोस्तों अगेन ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े स्टैटिक पॉइंट हैं, ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि अगर हम इनके बारे में लक्ष्मीकांत में पढ़े तो वहां पर हमें कुछ इश्यूज दिखते हैं, तो वही पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए। लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आप आगे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम टू टाइम आगे लिए जाते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अपने कमेंट्स पक्का हमें बताइए, क्योंकि आप लोग अगर आंसर राइटिंग करेंगे, हम आंसर राइटिंग आपको डिस्कस करेंगे, तो हमारे व्यू पॉइंट्स कम्युनिकेट होंगे एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से हम एक अच्छे आंसर पे पहुंच सकते हैं, अच्छे व्यू पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं। तो प्लीज अपने कमेंट्स हमें बताइएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।